हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती क्या है? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डील्स विद स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन। ये दो चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। पहले हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं। उस स्ट्रक्चर एनालिसिस डील्स विद अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। सेकेंड इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेज। थर्ड, determination of state of stresses or critical combination of stresses at various points. Fourth is the external reaction. और सेकेंड जो दूसरी चीज़ है स्ट्रक्चर डिज़ाइन में क्या होता है? स्ट्रक्चर डिज़ाइन डील्स विद सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल लेआउट ऑफ द स्ट्रक्चर। थर्ड इज़ द डिज़ाइन ड्राइंग एंड फोर्थ इज़ द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। अब अगले जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। फर्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स फॉर द स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द एक्सटर्नल लोड और द वेरियस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स विच आर लाइकली टू एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर्स। अब हम इसमें मान लो कोई बीम ले लीजिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है या कैंटिलीवर बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में दो सिंपल सपोर्ट लगे हुए हैं, एक बीम है, उसमें कोई लोड लगा हुआ है, तो हम उसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो फेल ना हो जाए। उसमें इस तरीके के लोड लगाएंगे कि बीम उन लोड को ले सके। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस। दूसरा, हम इंटरनल फोर्सेस को निकालेंगे। इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से हैं? वो हैं एक्सियल फोर्स, सेकंड इज द बेंडिंग मोमेंट एंड थर्ड इज द शेयर फोर्स। तो जब हम किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो पहले उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में हम इन चीज़ों को निकालते हैं, डिटरमिन करते हैं। थर्ड है स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस और क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस एट द वेरियस पॉइंट। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस और क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस एट द वेरियस पॉइंट विच इंक्लूड्स, वो क्या बताती है हमें? उसका नेचर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दीज स्ट्रेसेस। तो हम जो स्ट्रेस निकालेंगे या डिटरमिन करेंगे तो उसकी हमें नेचर, प्रकृति पता चलेगी, मैग्नीट्यूड कितनी क्वांटिटी की है वो, एंड डायरेक्शन ऑफ दीज स्ट्रेसेस, और वो किस डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रही हैं। फोर्थ पॉइंट है द एक्सटर्नल रिएक्शंस। एक्सटर्नल रिएक्शंस में हम पता करेंगे कि कितने हम वर्ड्स लोड लगाएं उसमें कि वो स्ट्रक्चर फेल ना हो। एक्सटर्नल रिएक्शन ड्यू टू वर्ड्स पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द लोड। हम लोड को अरेंज कर करके देखेंगे कि मान लो हमने 1 मीटर पे लगाया, फिर 2 मीटर पे लगाया, फिर 3 मीटर पे लगाया कोई बीम है, तो उसमें देखेंगे कि वो रिएक्शंस किस तरीके से निकल के आती है जिससे कि वो फेल ना हो जाए। द एक्सटर्नल रिएक्शंस आर ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशंस। जो एक्सटर्नल रिएक्शन का जो लोड आएगा वो सीधा फाउंडेशन पे जाता है। The method of structural analysis and the principle involved in them remain independent of the material। तो हम जो स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं उसमें मटेरियल का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि उसमें लोड लगता है, रिएक्शन निकालते हैं, जब बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स निकालते हैं तो उसमें हम मटेरियल की बात नहीं करते हैं। अब एक तो ये हो गई हमारा पहला पॉइंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो हमने यहाँ बता दिया आपको। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में क्या है? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन डील्स विद सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल। हम इसमें प्रॉपर मटेरियल का चुनाव करेंगे, उसका प्रॉपर साइज होगा, प्रोपोर्शन किस प्रोपोर्शन में हो, उसकी लेंथ विड्थ का प्रोपोर्शन हो, शेप मालूम करेंगे, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है, एंड इट्स कनेक्टिंग डिटेल्स कि ये फिक्स्ड है, सिंपली सपोर्टेड है या कैंटिलीवर है। पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की। तो सिलेक्शन इज सच दैट इट इज़ इकोनॉमिकल एंड सेफ। तो हम मटेरियल का सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे कि वो एक तो इकोनॉमिकल हो, मतलब उसमें ज़्यादा पैसे खर्च ना हो और वो हर दृष्टि से सुरक्षित हो। सेकेंड हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में इट सेटिस्फाई all the stresses requirements imposed by the most severe combination of loads
टू विच द स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट और रजिस्ट इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट। तो हम मटेरियल इस तरीके से लेंगे कि जो उसमें लोड लग रहा है उसको उसके सहने की शक्ति हो, जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उसकी वजह से वो फेल ना हो, और अपने उसके साथ साथ उस लगने वाले लोड के साथ साथ अपने सेल्फ वेट को भी रजिस्ट कर सके। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल लेआउट ऑफ द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर डिजाइन फर्दर डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल लेआउट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हम उसका लेआउट देंगे कि वो हमने कागज़ पे मान लो कोई ड्राइंग बनाई, और वो जब हम उसको साइट पे जाएं तो उसका हम लेआउट दे के देखेंगे कि वो लगने में कैसी लगेगी, फाइनल टच जिसे कहेंगे। थर्ड इज़ द डिज़ाइन ड्राइंग। फिर हम उसकी डिज़ाइन ड्राइंग प्रिपेयर करेंगे कि ड्राइंग में कोई हमने मान लो बीम ली है तो उसका डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद उसकी ड्राइंग आएगी। ड्राइंग में क्या आएगा, उसकी लेंथ, विड्थ, कितना कितना हम उसमें रीइंफोर्समेंट देंगे। तो इसे एक कागज़ पे उतार देंगे, कागज़ पे हम उसकी ड्राइंग बनाएंगे और उसको हम कहेंगे डिज़ाइन ड्राइंग। डिज़ाइन ड्राइंग का फ़ायदा क्या है, द फिनिश्ड डिज़ाइन ड्राइंग विथ ऑल pertinent और कंट्रोलिंग डायमेंशंस फॉर ऑल द मेंबर्स, पार्ट्स एंड कनेक्शन आर मेड। द फिनिश्ड डिज़ाइन ड्राइंग आर नेसेसरी फॉर फैब्रिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन। जब हम ड्राइंग बना लेंगे उसमें सभी डायमेंशन, मेंबर, पार्ट का जिक्र कर देंगे, तो वो डिज़ाइन ड्राइंग किसके लिए लाभदायक होगी, फैब्रिकेशन के लिए। फैब्रिकेशन क्या होता है, मान लो कोई गेट बनाना है, गेट की हमने ड्राइंग दी, गेट में बताएंगे कितने पैनल हैं, कितनी एंगल लगनी है, तो वो सब फैब्रिकेशन में काम आता है। और कंस्ट्रक्शन में भी काम आएगी। जैसे कोई बीम डालनी है तो हमें मिस्त्री को बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी उसकी लेंथ है, कितनी विड्थ है, कौन सा सरिया कहाँ पड़ेगा, कितने डाया का पड़ेगा। तो इसलिए हमें डिज़ाइन ड्राइंग की आवश्यकता है। अब चौथा पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। अब मान लीजिए हमें कोई बीम बनानी है, बीम में स्पेसिफिकेशन देंगे कि 16 mm का सरिया पड़ना है, 12 mm का पड़ना है, 10 mm का पड़ना है। एक स्पेसिफिकेशन ये देंगे कि उसमें माइल्ड स्टील लगेगी या H/SD बार लगेगी। एक स्पेसिफिकेशन ये देंगे कि इसकी लेंथ इतनी है, बीम की 2 मीटर है, और विड्थ इसकी 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो जब तक हम उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं देंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। उसके बिना हम स्पेसिफिकेशन मटेरियल की देंगे कि वो RCC की बनेगी, खाली CC की बनेगी, गर्डर की भी बन सकती है और टिम्बर की भी बन सकती है। तो हम एक में छोटे छोटे नोट्स डालते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वास्तव में वो किस चीज़ की बनेगी। किस बिना स्पेसिफिकेशन के ड्राइंग स्पष्ट नहीं हो सकती है, ना वो बनाने वाला समझ सकता है। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की बहुत आवश्यकता है। द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इज गवर्न विद द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस। और लास्ट पॉइंट है द हैंड बुक्स आर यूज्ड एज वर्किंग टूल्स इन द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हैंड बुक्स का यूज करते हैं। हैंड बुक्स में क्या टेबल्स होती हैं, उनकी वैल्यूज़ होती है, उस वैल्यूज़ को हम अपने डिज़ाइन में उतारते हैं जिससे हमारा डिज़ाइन आसान हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये हमारी हो गई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में, स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में, स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं RCC की, क्योंकि हम RCC के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ये इसमें RCC में हम पढ़ेंगे इसमें व्हेन द रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इज़ नोन एज डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो जब हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट किसी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं तो वो कहलाती है डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। ऑल द स्ट्रक्चर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कंपोनेंट्स आर डिजाइन एज पर IS 456-2000 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो जो भी हम ICC का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे उसके लिए एक प्रेस्क्राइब कोड है जिसका नाम है IS 456-2000। इसी कोड के हिसाब से हम कोई भी RCC का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्रोविज़न ऑफ कोड आर थरोली फॉलोड। जितने भी कोड में प्रोविज़न दिए होंगे वो सब फॉलो करेंगे हम। इंटेलिजेंटली इंटरप्रिटेड एंड केयरफुली अप्लाइड। उनको हम इंटेलिजेंटली का मतलब है खूब अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसको अपनी डिज़ाइन में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ RCC। अब RCC की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इन रीइंफोर्समेंट कंक्रीट
reinforcing steel and concrete are used together with advantageous combination of their physical and mechanical properties। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है कंक्रीट की और स्टील की, जो कि हमारे रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए हम कंक्रीट और स्टील का कॉम्बिनेशन लेके रीइंफोर्स कंक्रीट यूज़ करते हैं, बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, द स्टील एंड कंक्रीट डिफॉर्म टुगेदर अंडर द लोड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ग्रिप बिटवीन देम। तो जो स्टील और कंक्रीट की हमने जो कोई स्ट्रक्चर बनाया, बीम बनाई, तो वो लोड की वजह से एक साथ डिफॉर्म होंगी, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रिप करने की प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्टील एनकेस्ड इन डेंस कंक्रीट गेट्स। तो जब हम किसी स्ट्रक्चर में कंक्रीट में स्टील डालते हैं तो उससे हमारी कंक्रीट डेंस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू फायर। तो जब हम कंक्रीट में या बीम में कोई सरिया डालते हैं या स्टील डालते हैं तो उसके अंदर एक कवर देते हैं। कवर की भी IS कोड के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। वो कवर क्या करता है, हमारी स्टील को कोरोजन से बचाता है, रस्टिंग से बचाता है और आग से भी बचाता है, हीट से भी बचाता है। नेक्स्ट है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर प्रैक्टिकली इक्वल। तो जो हमारा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टील एंड कंक्रीट का लगभग बराबर है। एज सच द स्टील डज नॉट स्लिप फ्रॉम द कंक्रीट। इस तरीके से हमारी जो स्टील है वो स्लिप नहीं करती है, वो उसमें कंक्रीट में एम्बेड हो जाती है, फंस जाती है, उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है। एंड द इनिशियल स्ट्रेसेस इन टू मटेरियल रिमेंस इनसिग्निफिकेंट। और जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं, इवन इफ़ द एम्बिएंट टेम्परेचर वेरीज विद ±100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये दोनों मटेरियल यूजफुल हैं। अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ RCC के बारे में। RCC के यूजेस क्या हैं? RCC का मतलब समझ रहे हैं आप, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ओइंग टू इट्स ड्यूरेबिलिटी। मतलब इसकी ड्यूरेबल ज़्यादा है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। वेदर एंड फायर रेजिस्टेंस, वेदर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फायर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है। हाई डायनेमिक रेजिस्टेंस है। एक्सलेंट फॉर्मेबिलिटी है, फॉर्मेबिलिटी किसी फॉर्म में से ढाल लो, गोल चौकोर। एंड रिलेटिव लो कॉस्ट ऑफ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक तो इसकी लागत बहुत कम है और इसमें रीइंफोर्समेंट की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आती है। मच ग्रेटर डक्टिलिटी एंड टफनेस ऑफ स्टील। स्टील टफ होता है और डक्टाइल होता है। इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, थर्मल पावर स्टेशंस में, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एंड रिएक्टर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, लार्ज स्पैन थिन वॉल सेल स्ट्रक्चर, बंकर्स में यूज़ कर सकते हैं, टैंक्स एंड स्मोक स्टैक्स में, हाईवे एंड रेलवे ब्रिजेज में, टनल्स में, इरिगेशन वर्क्स में, एंड स्ट्रक्चर फॉर अंडरग्राउंड वर्क्स ETC। तो ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन था हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में। थैंक यू सो मच।